एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का 2.4 सेक्शन जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इससे जो भी इसमें जो भी आपका टॉपिक है वो सब हम लोग 1 बाई 1 पढ़ेंगे। जैसे 2.4 के अंदर ही 2.41 है, 2.42 है, तो वो एक एक करके सब पढ़ेंगे, विथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जैसे देखिए आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होती है जब आप बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये आप लोग बताना। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करता है या नहीं समझने में कि ये कैसे बना, ये ग्राफ कैसे आया, या फिर इसका जो कंक्लूजन यहाँ निकाल के एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, कंक्लूजन जो लिखा गया है, तो ये कंक्लूजन कैसे आया। तो ये सारी बातों को मैं 1 बाई 1 समझाऊंगी पूरा एकदम। आपको मैं एकदम अश्योर करती हूँ कि एकदम जब आप पूरी क्लास देख लोगे ना, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा आपके दिल दिमाग में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर, और बीच बीच में जो बातें याद आती चली जाएंगी मैं आपसे बात करती भी चली जाऊँगी, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले समझिए, लिक्विड सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था क्लास नंबर 1 में, जहां मैंने आपको बताया था लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जहाँ सॉल्वेंट वहां पे लिक्विड होगा, सॉल्यूट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो डिफाइन होता है सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन है या सॉलिड सॉल्यूशन है या क्या है, वो डिफाइन होता है किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, इसलिए सॉल्यूशन यहाँ लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो आपका क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, लिक्विड में लिक्विड हो सकता है, दूसरा लिक्विड में गैस हो सकता है, तीसरा लिक्विड में सॉलिड हो सकता है। तो लिक्विड इन गैस हेनरीज लॉ में आपने पढ़ लिया है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। क्लास नंबर 3 में मैंने आपको हेनरीज लॉ पढ़ाया है, जाइए देखिए उन सारे वीडियोस को, आप 100% उससे लाभान्वित होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हो गया, गैस इन लिक्विड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, ओके। क्लियर हो गया आपको, इतना सा समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि हम पढ़ने वाले ही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। तो नाम से जैसा आपको लग रहा है कि क्लियर है कि वेपर प्रेशर, जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट करे तो उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। एक लेमैन टाइप से जैसे अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे करते हैं, बट जब आप साइंस की हिसाब से डेफिनेशन दोगे तो क्या दोगे वो देखो। जब देखिए लिक्विड को आप ढक्कन लगा के गर्म करते, समझना इसको, मान लीजिए ये लिक्विड है, इसको आपने ढक दिया, तो लिक्विड में क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो आप जानते हैं कि जब ढक्कन लगा के गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है इस प्रोसेस के अंदर जब वेपर बनना और उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो दोनों चीज़ इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। टेम्परेचर, और यहाँ पे मैंडेटरी क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें, देखिएगा हर जगह पे आपको मिलेगा। अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, इसलिए एकदम अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी काम करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर करना है, थर्मोस्टेट के अंदर रख के किया जाता है ताकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करे। क्योंकि आप जब जैसे आप गैस पे खाना बनाते हो तो क्या करते हो, आपको मन होता है कि जल्दी से गर्म करना है तो तेज कर देते हो गैस को, धीमे से करना है तो उसको धीमा आंच कर देते हो, तो वो नहीं करना है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, तभी ये काम करना है। तो जब टेम्परेचर आप फिक्स रखते हैं और ये करते हैं तो कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों प्रोसेस जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। उस वक्त जो वेपर प्रेशर वेपर लगाता है वही कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर हुआ आपको, समझ में आई बात? नहीं समझ में आए तो बैक करके वीडियो को फिर से सुनिए, सारी बातें मैंने कह दी है, रिपीट अब नहीं करती हूँ इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो मैंने आपको समझाया ना वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एट इक्विलिब्रियम, तो ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज हुआ? उसी के लिए जो मैंने आपको अभी कहा कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, तो ये वर्ड इक्विलिब्रियम उसी के लिए यूज किया गया। इसको यहाँ पे लिखा नहीं गया, इक्विलिब्रियम लिख दिया गया। थ्योरी आप समझ रहे हैं कि क्या इक्विलिब्रियम हुआ होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर, है ना, तो वो कहलाता है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? देखिए अब वेपर प्रेशर पर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट डालेगा वो समझिए, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, नेचर ऑफ लिक्विड। अब डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है। अगर लिक्विड वोलाटाइल नेचर का है, यानी कि जैसे वोलाटाइल नेचर मतलब क्या हुआ कि अगर हीट दिया गया और जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, तो जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, जल्दी जल्दी कंडेंसेशन होगा और जल्दी से आपका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड हो गया और दूसरा टेम्परेचर हो गया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है, नेचर ऑफ लिक्विड, ईच लिक्विड हैज कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। मतलब उनका जो बॉन्डिंग होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। लिक्विड विच हैव वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज tends to escape readily in vapor pressure vapor phase and therefore have greater vapor pressure, ठीक है। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करके रखें, बस यही आपको समझना है कि हर एक लिक्विड का अपना अलग अलग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है आपस में, और जिसके कारण क्या होता है कि अगर वीक है इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन, तो क्या होगा? जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे तो ईजिली वो स्केपिंग करेगा और जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वीकर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से बस ये वाला लाइन आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट रखें कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमजोर है तो लिक्विड जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना ही करना है बस, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल डाई इथाइल ईथर है, एक ई ज़्यादा हो गया है, ईथर हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से आपके डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर होता है देन इसके, क्योंकि ये एच बॉन्डिंग का निर्माण भी करता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके कारण ये जल्दी से आपका स्केप नहीं करेगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा। ओके, क्लियर? समझ गए आप? यानी डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का कैसा है, ठीक है। वोलाटाइल है, यानी देखिए वोलाटाइल होना, लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल, ठीक है। तो कौन अगर वीकर है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो मोर वोलाटाइल होगा। ये सारी जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना, ये सब नीड है, आगे आपको देखना है, समझना है कि वोलाटाइल नेचर का तो मान लीजिए 3-4 लिक्विड दिया गया है, वो सबके सब वोलाटाइल नेचर के होंगे, उसी में कुछ कम होता है कुछ ज़्यादा होता है, तो डिपेंड करता है उस पर भी नेचर। क्लियर हुआ इतना सा बात? अब देखिए, टेम्परेचर तो समझा ही दिया है मैंने आपको कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा है मैंने, जो समझाया है वही यहाँ देखिए, ये एल है, लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई कि वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन का और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट भी आप बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल, और आपके थ्योरी क्लास 12 में तो इसे थ्योरी लिखना भी आ सकता है। तो चलिए, राउल्ट्स लॉ को पहले पढ़िए और समझिए, ध्यान से समझिएगा। अभी से इस टाइम से आपको अपने क्लास को बहुत मन से करना है। समझिए क्या है। तो राउल्ट्स के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट्स। इन 1886 इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया। ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने दिया क्या?
क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, मतलब एक क्वांटिटेटिव मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी से रिलेटेड, यानी कि देखिए किसके बीच में रिलेशन बताया है, वेपर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहले क्लास में पढ़ाया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन बताने वाले कौन है, राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और वेपर प्रेशर समझना क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट जब डिजॉल्व हुआ सॉल्वेंट में तब भी आप इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है जो कि वोलाटाइल है, और जो सॉल्यूट लिक्विड आपने डाला है वो भी वोलाटाइल नेचर का है, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि वोलाटाइल नेचर का दोनों लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएगा। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो लिखा गया पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी दो कंपोनेंट है इसलिए सिर्फ प्रेशर इस्तेमाल नहीं किया गया, पार्शियल यूज किया गया कि एक लगाएगा दूसरा भी लगाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके अमाउंट के मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, और इसको भी कैसे आप याद रखेंगे वो भी आपको अभी बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपने बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स ले लिया ए एंड बी, मान लीजिए दो लिक्विड है ए एंड बी है जो कि दोनों के दोनों वोलाटाइल लिक्विड का है, सॉरी वोलाटाइल नेचर का है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन ही। तो देखिए मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए है एक्स ए, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए को मान लीजिए पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पी बी। अब देखिए वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए, जब आपने सिर्फ एक लिक्विड ए रखा होगा उस समय जो प्रेशर लगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। समझ गए आप डिफरेंस। मैंने आपने थंबनेल पे ही डाला है ना आप लोगों के लिए कि एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगी। जब दोनों लिक्विड के लिए अलग अलग, जब दोनों लिक्विड वोलाटाइल था तो हमने क्या यूज किया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए तो पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी पी बी। लेकिन जब हमारा लिक्विड अकेला है, जब ए है सिर्फ, तो हमने क्या यूज किया, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट इसको बोला जाता है, मतलब प्योर फॉर्म को दिखाने का ये तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जामिनेशन के अंदर आप रट के नहीं जाएं, समझ के जाएं, क्योंकि जब आप समझे रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी होता है और आप फटाक से, आपकी पेन रुकती नहीं है, चलती ही रहती है, ठीक है। चलिए, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड बी पी नॉट बी, ओके क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट साहब कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to mole fraction इन द सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो गया। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के आता है पी नॉट ए, जो कि प्योर फॉर्म को दिखाता है कि आपका जो वेपर प्रेशर था इन द प्योर फॉर्म, जब लिक्विड ए सिर्फ था, अकेला था, उस समय जो वेपर प्रेशर था वो, और जब लिक्विड बी अकेला था, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल नेचर का है तो दोनों के लिए प्योर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फॉर लिक्विड बी क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू दिस, तो इसको 1 माना, इसको 2 माना। अब मान लीजिए कि टोटल वेपर प्रेशर, चूंकि पार्शियल वेपर प्रेशर मिलके कुछ तो टोटल लगा रहा होगा ना, तो इफ P इज द टोटल वेपर प्रेशर
ऑफ द सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर देन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि हर जगह ध्यान रखिएगा कि सेम टेम्परेचर पे वर्क करना है आपको। कभी भी किसी भी स्टेट पे जाके आपको टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं करना है माय डियर, नहीं तो परेशानी। तब फिर क्या हो जाएगा, तब यहाँ थ्योरी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि थ्योरी में कोई लोचा नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्लास 11th के अंदर आपको पढ़ना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये साहब कहते हैं, डाल्टन साहब, कि कोई भी कितना भी प्रेशर लगा रहा है उसका सम कर दीजिए, वही टोटल प्रेशर हो जाएगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ जितना भी कंपोनेंट लगा रहा है सबको जोड़ दीजिए, वो पी टोटल हो जाता है। तो पी टोटल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी टोटल, यानी कैपिटल पी, आपकी मर्जी है तो लिखिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है इस चीज़ को, कि पी टोटल इक्वल्स टू पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और इन दोनों को पी ए प्लस पी बी के जगह पे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लाकर रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दिया आपने, काम हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए पी टोटल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, एक्स ए के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। क्यों लिख सकते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना भी कंपोनेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जितना आपको लेना है सबका ऐड करके 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे इतना अगर हो गया तो हम एक्स ए के जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, मर्जी आपकी जो आप लिखें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तभी ये चीज़ आप समझेंगे। तो यहाँ एक्स ए के जगह लिखा गया 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया मैंने, देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो पी ए नॉट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस, चूंकि यहाँ माइनस था माइनस डाला, पी ए नॉट इन टू एक्स बी, और ये जैसे था वैसे रहा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एक्स बी और एक्स बी कॉमन हो जाएगा, तो पी ए नॉट रह गया, प्लस का निशान, पी बी नॉट, और ये माइनस पी ए नॉट। इन यहाँ से एक्स बी और एक्स बी को हटा दीजिए, बस ये चीज़ आ गया। तो इसको 4 नंबर मान लीजिए। इसको अपनी कॉपी पे पक्का कीजिएगा, मैंने जैसे समझाया है, एक एक स्टेप मैंने किया भी है, कहीं भी स्टेप गैप नहीं लिया है। सिर्फ यहाँ पे आप समझिए कि एक्स बी को हटाया गया, तो चूंकि इसके पास प्लस का निशान था, इसको मान लीजिए आगे है यहाँ पे, तो ये प्लस पी बी नॉट हो गया और ये माइनस पी ए नॉट हो गया। ठीक है, तो ये 4 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए क्या समझना है, जो आपको मैंने कहा था कि कंक्लूजन जो उस ग्राफ में था, ग्राफ भी आपको दिखाऊंगी अभी। तो कंक्लूजन देखिए, जो इस इक्वेशन से ही सारा कंक्लूजन निकलेगा, ध्यान से समझिए। नंबर फर्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। एनी वन कंपोनेंट किसी भी एक कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है। टोटल वेपर प्रेशर जो आप निकाल रहे हैं, पी टोटल ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, इस पी टोटल को देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, पी ए नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, पी ए नॉट और पी बी नॉट, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट्स होने के कारण इन पे तो डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक्स बी पे ही पी टोटल डिपेंड कर रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एक्स बी बोले या 1 माइनस एक्स ए भी बोल सकते हैं, तो किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो इसको अब आपको याद रखना कितना आसान हो गया। तो ये देखिए, अब बहुत इजीली आप याद कर रख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एक्स बी या 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। अब देखिए दूसरी बात क्या कि वेपर टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी मोल, जैसे मोल फ्रैक्शन से लीनियरली वेरीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये सब के सब कांस्टेंट है। देखिए ये जो टर्म है ये सब क्योंकि प्योर स्टेट का है इसलिए कांस्टेंट है, प्योर स्टेट का है इसलिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं, कांस्टेंट है। तो
क्योंकि आपने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के आया है ये लोग, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हट गया तो बचा एक्स बी, तो P प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, P टोटल प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्योंकि ये ऑल आर कांस्टेंट। ओके, तो P प्रोपोर्शनल टू एक्स बी तो लीनियरली वेरीज करेगा। इट मीन्स कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। लीनियरली वेरीज करने का मतलब है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो P टोटल भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो P टोटल भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो इन्हीं बातों को यहाँ लिखा गया है, बस यही आपको मेन है। देखिए उसके पहले का जो पार्ट था वो तो आप बुक से लिख लेंगे, सम कर लेंगे, वो सब चीज़ ठीक है, बट ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी और एक्स ए, एज एक्स ए इक्वल्स टू क्या 1 माइनस एक्स बी, सिंस पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आपने देखा कि यूज किया गया। क्लियर हुआ आपको? एनी प्रॉब्लम? अब आइए, अब यहाँ समझिएगा, एकदम ध्यान देंगे आप। ठीक है, सामने में अगर आप मेरे होते तो मैं तो आपको ध्यान दिलवा ही देती कि एकदम गौर से सुनिए और समझिए। व्हेन एक्स ए इक्वल्स टू 1 दैट इज लिक्विड इज प्योर ए, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी नॉट इंटू 1। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा था इक्वेशन फ्रॉम, मैंने लिखा है यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आपने पढ़ा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 कर दिया, यानी क्या हो गया P इक्वल्स टू हो गया पी ए नॉट, यानी प्योर, ये आपका प्योर फॉर्म में जब है तब। ठीक है, हुआ ना? समझ में आ रही है बात आपको? तो ये चीज आपने देखा कैसे हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो देखिए एक्स ए जब 1 है तो यहाँ पे ये हो गया। उसी तरह से अगर आप व्हेन एक्स बी इक्वल्स टू 1 लेंगे दैट इज द लिक्विड इज प्योर बी, तो ये चीज आपके सामने दिख रहा है आपको। मान लीजिए कि कहने मतलब कि मोल फ्रैक्शन 1 मान लेते हैं, लेट। ठीक है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन जब 1 होगा मेरे डियर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दूसरे का मोल फ्रैक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। एक का अगर 1 है तो दूसरे का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलके 1 ही होना है। देखिए इसका यूज अभी ग्राफ में आपको आएगा। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना कि अगर एक्स बी 1 है तो ओबियस है कि एक्स ए 0 होगा, एक्स ए को 0 होना होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जुड़ के 1 ही होना है, इन दोनों को एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 ही होना है, तो एक्स बी ऑलरेडी 1 हो गया, इसलिए इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इतना सा। एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स बी और एक्स ए द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रेशर गिवन बाय द इक्वेशन 4। ठीक है, ये 4 लिखा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखिए यही ग्राफ आपके बुक में बना है, इन्हीं ग्राफ के लिए मैंने उतना आपका परेशान किया है बोल बोल के। यहाँ देखिए एक्स ए इक्वल्स टू 1 तो एक्स बी इक्वल्स टू 0। अब ये नहीं बोलूँगी कैसे हुआ, जस्ट बताया ना पीछे। उसी तरीके से देखिए जब एक्स ए इक्वल्स टू 1 था, ये पहले तो ये समझ लीजिए, रुक जाइए। यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए से हम स्टार्ट करते हैं और एक्स बी पे जाएंगे। तो एक्स ए अगर 1 है हमारा तो एक्स बी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड है ये, आपको अंडरस्टैंडिंग से, थ्योरी से, कॉन्सेप्ट से समझ के रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो जब एक्स ए 1 है तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए, देखिए ये पी ए नॉट लिखा है। ठीक है, पी ए नॉट, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया है, बैक कीजिए वीडियो को और देखिए क्या है। जब मोल फ्रैक्शन और ए 1 है तो P इक्वल्स टू आया था पी ए नॉट, आया था ना, तो बस यही हमने यहाँ किया, पी ए नॉट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 0 बनाएंगे आप, जैसे ही मोल फ्रैक्शन ए का 0 हुआ तो बी का हो गया 1, एक्स बी हो गया 1। तो जब एक्स बी 1 था तो प्रेशर कितना था, पी बी नॉट, पी बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका। तो इसको इससे मिला दीजिए, देखिए इसको इससे मिलाया, आपने देखा कि एक वेरीज लीनियरली आपको दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, जिगजैग नहीं ना मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम है, जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है,
ग्राफ यही बता रहा है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को, पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट। ओके क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे जब एक्स बी वाली की बात करेंगे, इसको जो मैच कराया है, तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट को। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मैच करा देंगे, क्योंकि यही है ना आपका कि जब इसको ऐड करते हैं पी ए प्लस पी बी करते हैं तब पी टोटल निकलता है, तो इन दोनों को जब मिला दिया तो पी टोटल आ गया। क्लियर। अब सुनिए केयरफुली। अब आपके मन में, दिल में, ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने इसको छोटा नीचे क्यों रखा, इसको ऊपर क्यों किया। ठीक है ना, कि यही ऊपर क्यों नहीं चला जाता, ये क्यों नहीं नीचे आया, बुक में भी यही था, आपने बना भी यही दिया। आया ना सवाल मन में आपके। तो अब आप समझिए इस चीज को। मान लीजिए अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि ए जो है वो लेस वोलाटाइल है देन बी। दोनों वोलाटाइल है, ये बात कॉन्सेप्ट है, मैं हर बात बोल रही हूँ बच्चों, ध्यान देना। वोलाटाइल नेचर का दोनों ही है, बट एक ज़्यादा वोलाटाइल है, एक कम वोलाटाइल है। तो मान लेते हैं, लेट अज्यूम कि एक्स ए जो है, यानी ए जो है, लिक्विड ए जो है, वो लेस वोलाटाइल है देन लिक्विड बी। तो लेस जो वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर यहाँ आ जाएगा, और जो मोर वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया था, अज्यूमिंग कंपोनेंट ए लेस वोलाटाइल देन कंपोनेंट बी। और ये डायग्राम क्या था, वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन, यानी पीएक्स डायग्राम के नाम से ये जाना जाता है। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस ग्राफ को समझने में, इस ग्राफ ने क्या क्या कहा है आपसे ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भी प्रॉब्लम रह जाए मेरे बच्चों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको दूर करने की, मतलब कंफ्यूजन को। ओके, अब नोट करके आप लिख लीजिए कि द लॉ इज अप्लीकेबल ओनली इफ द टू कंपोनेंट्स दैट इज द वोलाटाइल लिक्विड्स फॉर्म अ सॉल्यूशन कंप्लीटली मिसिसेबल। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द लिक्विड आर नॉट कंप्लीटली मिसिसेबल। मतलब कहने का ये है मेरे बच्चों कि वोलाटाइल नेचर का तो होना ही चाहिए दोनों लिक्विड को, और आपस में बिल्कुल मिसिसेबल होना चाहिए, यानी कि मिक्स हो जाने वाला हो जाना चाहिए। आपस में जब आप मिक्स करें उसे तो एक दूसरे में मिलने वाला होना चाहिए। तेल और पानी नहीं होना चाहिए कि मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आ रही है आपके समझ में। वोलाटाइल भी होना चाहिए, साथ ही साथ मिसिसेबल भी होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज ये जो थ्योरी आपने ऊपर इतनी देर से पढ़ा वो अप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस के तौर पर भी आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ पूछ देगा तो यही लिमिटेशन है। नोट करके जो लिखा है ना आपको, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, बाध्यता, सीमाएं, कहाँ पे ये थ्योरी नहीं लग सकता है, दैट इज लिमिटेशन, है ना। डिमेरिट्स, तो डिमेरिट यही है इसका कि ये तभी लगेगा जब दोनों लिक्विड वोलाटाइल भी हो, साथ ही साथ मिसिसेबल भी हो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि यहाँ पे हो गया कंप्लीट अपना लोग का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे देखेंगे हेनरीज लॉ के साथ इसका कंपेयर करके। ठीक है, तो चलिए, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, बहुत ईजी है, तुरंत समझ जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, आपने ये लिख दिया, हेनरीज लॉ का मतलब गैस इन लिक्विड है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ का मैंने पढ़ा रखा, ये होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अभी जस्ट पढ़ाया है आपको कि किसी का भी वेपर प्रेशर लीजिए और इनटू वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी नहीं मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक जनरल फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में लिखा गया ताकि आपको कंपेयर करना सिखाया जा सके। ठीक है, तो बस अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। तो आपने क्या देखा कि पी पी ठीक है, एक्स एक्स भी ठीक है, सिर्फ क्या नहीं ठीक है, यहाँ के एच है और यहाँ पी नॉट है। यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, दोनों का अलग है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हेनरीज लॉ का के एच होता है, जो कि हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे पी नॉट होता है जो कि प्योर फॉर्म में रहता है। मतलब लिक्विड जब प्योर फॉर्म में था तो वो उसका जो होता है वेपर प्रेशर वो होता है पी नॉट। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है मेरे बच्चों। ठीक है, तो बस यहाँ पे उसी चीज को लिख दिया। इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। Only proportionality constant Kh differ from P naught. Hence, Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which Kh becomes equal to P naught. कुछ है दिक्कत?
जो बस मैंने जो ये काम किया है यही अपने दिमाग में फीड करके रखिए, बाकी जो मैंने कहा आपसे उसको फीड करके रखिए, और उसके बाद तो आप मास्टर हैं, लिख देंगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी दूर तक पढ़ने के बाद आपको ज़रूर अगर लगा होगा कि वीडियो हेल्पफुल है और ऐसे वीडियोज़ बनने चाहिए, तो जल्दी से लाइक और फटाक से एक कमेंट कर दीजिए अभी ही कि मैम ऐसे वीडियोस बनाना जारी रखिए, ताकि वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अब हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए, सॉलिड इन लिक्विड, इसका बहुत महत्व है क्योंकि ये आगे भी आपको पढ़ना है। आगे मीन्स इसी चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे पहुंचेंगे तब फिर आएगा ये राउल्स लॉ, ठीक है। तो चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वोलाटाइल सॉल्यूट आपने पढ़ लिया, अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे आ जाइए आप, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, समझिए इस चीज़ को मैंने क्यों मेंशन किया। मैं चाहती तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 2 लाइन इनका डेफिनेशन दे के काम को ख़त्म कर देती, बट मैंने आपसे क्या कहा है, क्या प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, आज आप अज्यूम करें कि आप सामने से पढ़ रहे हैं मेरे से और समझें इस चीज़ को कि क्या कहा जा रहा है। अब समझिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं आप लिक्विड पे, लिक्विड में यानी सॉल्वेंट में, लिक्विड में मीन्स कि सॉल्वेंट में, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर पे, पहले वो समझेंगे तभी तो थ्योरी पढ़ पाएंगे ना हम लोग, है ना। तो देखिए, जब आपको यहाँ पे जो लिखा है वो आप देखें, सब मैं समझा जो रही हूँ वो समझें कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लोअर्स डाउन हो जाता है, घट जाता है, बस आप इतना ध्यान रखिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब डाला जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट घट जाता है, क्योंकि आपका जो लिक्विड सरफेस है उस पे कुछ जगह जो होता है आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लेता है, जिसके कारण सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट होने में देर हो जाता है, देरी होती है, नहीं कन्वर्ट हो पाता है इजीली, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर लोअर्स डाउन हो जाता है। तो यहाँ उसी चीज़ को लिखा है, फिर से पूरा पढ़ देती हूँ। व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट the vapor pressure of solvent lowers down because some of the solute particles occupy the position of solvent molecules on the liquid surface। समझ में आ गई बात। अब इसको फिगर से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर बना है, ये एनसीईआरटी बुक में भी बना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब प्योर सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट चूंकि वोलाटाइल नेचर का है, सॉल्यूट आपने नॉन वोलाटाइल डाला है, सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है। तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट था तो बढ़िया से जल्दी जल्दी स्केप कर रहा था, अपना वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में आपने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट भी कैसा, नॉन वोलाटाइल, तो क्या है, ये डिसॉल्व हुआ तो सॉल्यूट पार्टिकल भी यहाँ जगह लेगा, जिसके कारण यहाँ पे तो कम सॉल्वेंट हो गया ना, तो सॉल्वेंट का जो एस्केपिंग होगा वो कम होगा, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। ये थ्योरी एकदम माइंड में सेट करके रखिए, क्योंकि जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगी वहाँ फिर से इसके लिए बोलूँगी कि मैंने पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ध्यान से सुनिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं आप तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी जगह ले लेता है, जिसके कारण वेपर में सॉल्वेंट का कन्वर्सन लोअर डाउन हो जाता है, और इसी के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ मैं जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगी वहाँ पे भी बोलूँगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, कितना आपने सॉल्यूट पार्टिकल लिया है उस पे, न कि उसके नेचर पे। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन किया गया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो बस ये चीज़ थ्योरी है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में है, इस चीज़ को एकदम मैंडेटरी तौर से याद रखिए
क्योंकि अगर किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे आप तो वहाँ भी एक सब आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन ओनली क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉट ऑन नेचर। तो बस आप याद रखिए क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, नेचर पे नहीं। आता है एमसीक्यूज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस, या इससे क्वेश्चंस बना के भी दिए जा सकते हैं, थ्योरी ध्यान में रखिए हमेशा। अब आइए, अब आते हैं इस सेक्शन में राउल साहब क्या कहते हैं, यानी सॉलिड इन लिक्विड में राउल साहब का क्या योगदान है वो देख लीजिए। इन जनरल वही बात है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोलाटाइल रह गया था, मैंने बाद में से ऐड किया, क्योंकि वेपर प्रेशर तो उसी का होगा ना, वोलाटाइल कंपोनेंट का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर किस बात का, जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है ना। तो इस चीज़ को ऐड करना मैंडेटरी है कि वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो थ्योरी वही है जो लिखा गया था, वहाँ भी यही था, बस सिर्फ ध्यान रखना है कि ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है, इसलिए यहाँ पे ईच वोलाटाइल कंपोनेंट लिखना है। ठीक है, लेट फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन मान लीजिए, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल सो इट इज नॉट कंट्रीब्यूट्स इन वेपर प्रेशर। जो मैं कहीं भी स्कोप नहीं रखती हूँ कि आपको सिर्फ बोल दूँ लिखो नहीं, मतलब मैं बोल भी देती हूँ आपको, लिख भी देती हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो लिखेंगे पढ़ेंगे बाद में समझेंगे, तो ठीक है ऐसा है। ये मैंने जो बोला वही है। इफ़ P इक्वल्स टू, मान लीजिए कि P जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, P नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट है, x1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि वोलाटाइल जो है उसी को लेना है, नॉन वोलाटाइल को नहीं लेना। इससे पहले जो था ना वो दोनों के दोनों वोलाटाइल था, इसलिए दोनों को मेंशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक नॉन वोलाटाइल है इसलिए एक को छोड़ देना है, बस फटाक से हो गया। द अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ P इक्वल्स टू x1 इंटू P नॉट। ठीक है, तो P नॉट तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रही हूँ देखिए, P प्रोपोर्शनल टू x1 होगा क्योंकि ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू x1, तो यानी P वेरीज लीनियरली x1 यानी मोल फ्रैक्शन के, तो फिर आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख दिया, अ प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन आता है लीनियर होता है। अब आपको मैं एनसीईआरटी बुक दिखा देती हूँ। अब देखिए ये बुक देख रहे हैं आप, यही आपके बुक में भी बना होगा। तो देखिए यहाँ 0 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ 1 है। तो जब मोल फ्रैक्शन 1 है सॉल्वेंट का तो प्रेशर यहाँ तक है, ऊपर तक है। जब प्योर फॉर्म में होगा तभी तो x1 रहेगा और मोल फ्रैक्शन इसका सॉल्वेंट का है ना। तो मोल फ्रैक्शन जब 1 है तो वेपर प्रेशर कितना है, सबसे ज़्यादा है, और वो वेपर प्रेशर कैसा होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 है। इट मीन्स कि इसमें कुछ और मिलाया नहीं गया है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, आंख बंद करना, फिगर आउट करना क्या मैम बोलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, चूंकि मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है, एकदम कम है, कुछ है ही नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कम है, 0 है। क्लियर हो गया आपको। तो ये ग्राफ मैंने कॉपी पे नहीं बनाया, यहीं से आपको दिखा दिया ताकि आप अपने बुक में भी देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट कर दिया। इसके आगे अब 2.5 है जो कि नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्स लॉ के थ्रू ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़िए, समझिए, कहीं कोई तकलीफ हो फटाक से बताया कीजिए, बस ऐसे ही दिल में रख के भाग नहीं जाना चाहिए आपको अगर पढ़ते हैं, आपको कुछ भी लगता है कि मैम आपको ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मैम ऐसे इम्प्रूव कीजिए, तो मैं करूँगी ना। कि आप ऐसे ही बस देख के मन में दबा के चले जाओगे तो फिर तो कभी इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाएगा, तो फिर तो जहाँ के वहीं रह जाएंगे हम लोग। तो इसलिए इतनी सी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना कीजिए कि कमेंट किया कीजिए कि मैम ऐसे ही जारी रखिए या इसमें ये इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो भी आपके लिए उतने ही हेल्पफुल हो जितनी वीडियोज़ पहले की वीडियोज़ रही है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।